पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे डी ब्रोगली के बारे में, ठीक है। और डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला क्या था, वो याद है फॉर्मूला? उसी का क्वेश्चन बताना है। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए, हम लोग डी ब्रोगली का 4 फॉर्मूला पढ़े थे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। यानी कि फिर से इसमें जितना क्वेश्चन होगा मात्र 2 फॉर्मूला पर बनता है। इस बार जेई में अभी तक 5 सेट हुआ, 5 सेट में एक एक क्वेश्चन पूछा डी ब्रोगली वाला, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है, जिसको हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है जो पार्टिकल के यूज होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो लैम्डा है वो h बाई एक फॉर्मूला m भी आया था, एक h बाई p आया था, एक h बाई √2m k आया था, और एक आया था h बाई √2m⁴ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस था, vs था। 4 फॉर्मूला आया था, देखिए ध्यान से। और ये चारों फॉर्मूला जो है आपको यूज होगा ओनली फॉर पार्टिकल नेचर, यूज ओनली फॉर पार्टिकल नेचर, ठीक है। पार्टिकल नेचर में जो आ जाएगा, फोटोन हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, ड्यूट्रॉन हो, सबके लिए यूज होगा। दूसरा, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो लाइट है, वह एनर्जी का फॉर्मूला 2 होता है, एच न्यू फ्रीक्वेंसी या hc बाई लेमडा। देख लीजिए ध्यान से। और यहां से जो वेवलेंथ निकालिएगा, वेवलेंथ, यहां से जो वेवलेंथ होगा आपका hc बाई एनर्जी, ये जो वेवलेंथ होगा ओनली फॉर फोटोन या वेव। ये फार्मूला वेवलेंथ का इसमें यूज होगा, और इसमें देखिए ये फार्मूला यूज होगा। दोनों का प्रॉपर्टी थोड़ा समझ लिए अच्छे से, तभी क्वेश्चन बनेगा। और एक फार्मूला था मोमेंटम ऑफ फोटोन होगा, यानी कि लाइट वेव इसको कह सकते हैं, वेव या लाइट वेव इसको भी कह सकते हैं, लाइट वेव जो होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला P बराबर, वो क्या होगा, एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट होगा। इसको E बाई C भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट। यही 3 फार्मूला पर आपको हर एक बार कंपटीशन में लगभग एक क्वेश्चन आता है। अब सोच लीजिए कि कैसे क्वेश्चन बनाना है ना। और इस बार जेईई में अभी 5 हुआ ना, 5 सेक्शन हो चुका है। 20 तारीख को 2 था, फिर 23 को 1 था, और 25 को कल 2 पेपर था। सभी में इस पर और इस पर मिला के क्वेश्चन पूछा है, हर एक पेपर में आया है, ईच एंड एवरी पेपर में आ गया है। इसके लिए फिर आपको क्वेश्चन बनाने का टेक्निक और ट्रिक भी बताए थे। वो ट्रिक ये था कि अगर आपको कोई कह दे कि आपको पोटेंशियल, मतलब कि किसी चार्ज पार्टिकल को आप सर्टेन वोल्टेज से एक्सेलरेट करवाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, तो आपको कहेगा एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाई, जैसे लिखा रहे एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग बाई पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ। यही सब पूछ रहा है बार बार, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। तो आपको फार्मूला निकालने के लिए, चलिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो गया, तो ये निकालिएगा
डी ब्रॉगली लेमडा बराबर क्या लिखिएगा, एच बाई अंडर रूट 2m इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन ये फार्मूला कब हम लोग यूज करते हैं, आपको बोर्ड में यही यूज करना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद आपको प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जो होता है वो यूज करना पड़ेगा। अब आपको अपने से याद रखना पड़ेगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। पोटेंशियल कितना लिया गया, 100 वोल्ट लिया गया। अब इसको गुना भाग कर करके आंसर लाना रहता है, लेकिन कंपटीशन में इतना करने में बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए 4 गो ट्रिक जो है आपके कॉपी में लिखा हुआ है, फिर से समझ लीजिए। लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए जब वोल्टेज वाला का सिर्फ है 12.27, या एंगस्ट्रॉन में लिखते हैं 10⁻⁻10, तो अंडर रूट वोल्टेज सिर्फ होगा जितना वोल्ट से सेट किए आएंगे। प्रोटॉन के लिए जो होता है 0.286 होता है, और अंडर रूट वोल्टेज होता है किसके लिए, एंगस्ट्रॉन के टर्म में, नहीं तो 10⁻10 लिखिएगा। प्रोटॉन के बाद ड्यूट्रॉन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो होता है 0.202, एंगस्ट्रॉन में होगा और रूट अंडर वोल्टेज हो जाता है, इससे गुना। और लेमडा अल्फा पार्टिकल का होता है 0.01 बाय रूट अंडर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंगस्ट्रॉन में। इस चारों ट्रिक याद रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन बहुत फास्ट होगा। जैसे इतना को गुना भाग करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन वाला अगर यहाँ से रखते हैं तो यहाँ 100 वोल्ट सिर्फ लगना पड़ेगा, और 100 रखिएगा तो 10 बाहर आएगा, डिवाइड कर दीजिएगा तो डायरेक्ट आपको आ गया 1.227 इंटू इतना एंगस्ट्रॉन या 10⁻10 मीटर। तो बात समझ में आ गया होगा। इतना ही फॉर्मूला पर ये टॉपिक का पूरा क्वेश्चन बनेगा। अब सोच लीजिए इसमें क्या करना है, आए बात समझ में। तो क्वेश्चन की बारी है, अब क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब दिमाग लगाना है आप लोग को कि क्या करना है आगे। ये तो बात समझ में आ गया। इतना सारा आपके कॉपी में लिखा हुआ है, निकालिएगा मॉडर्न, तो देखिए उसमें सबसे पहले यही लिखवाए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग से एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, वो क्वेश्चन बनाना है और तुरंत अभी व्हाट्सएप पर भेजिएगा बना करके। क्या बना के भेजना है, तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। आपको ड्रॉ ग्राफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस मोमेंटम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और लेमडा वर्सेस डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा वर्सेस मोमेंटम यानी पी। यानी आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है जिसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ इधर है और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इधर है। जल्दी से बनाइए और हमें बताइए, अपने से ड्रॉ करना है, जो पहले पढ़े हैं उसके हिसाब से। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोशिश कीजिए जल्दी से। देख लीजिए, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से।
चलिए अब हम बता देते हैं, लगता है कि किन्हीं से नहीं बना है ना। तो देखिए ये फिजिक्स के रूल से बनेगा और मैथ का ग्राफ आप देखिए, पहले फॉर्मूला याद लीजिए। लेमडा इक्वल टू क्या होगा? हाँ एच बाई, हाँ ठीक है, एच इक्वल टू लेमडा इक्वल टू एच बाई पी होता है, ये तो कांस्टेंट है, तो बाई इक्वल टू 1/x के जैसा हो गया ग्राफ। देख लीजिए लेमडा बाई के स्थान पर है और पी जो है एक्स के स्थान पर है, तो आप 1/x का क्या होता है? हाइपरबोला होता है, यानी इसका ग्राफ जो होगा आपका इस तरह से होगा, है ना। ये हुआ आपका, और ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ है, आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है ना। देखिएगा पेज नंबर आपका 5-6 होगा, वो सब में देखिए दिया हुआ होगा, आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए अब उसी में से क्वेश्चन बनाना है जो हम अभी बतला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बतलाना है जो अभी हम बतला रहे हैं, और क्वेश्चन देखिए हम आपको भेज दे रहे हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं है देखिए पहुंच जाएगा तुरंत, ठीक है। अब निकालिए उसमें से डुअल नेचर ऑफ मैटर होगा, उसका क्वेश्चन बनाइए, हम जो जो नंबर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर। चलिए हम शुरुआत करते हैं 3 नंबर प्रॉब्लम से। देखिए थर्ड नंबर प्रॉब्लम से जितना प्रॉब्लम बताए हैं वो सारा भी बतला देते हैं, समझ लीजिएगा बात को ध्यान से। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपका थर्ड नंबर में, देखिए बात को समझिएगा, बना ले तो पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट डिके इनटू 2 masses m1 एंड m2। देखिए इसमें कॉलिजन का थोड़ा कंसेप्ट लगेगा, आप समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल है m मास का, ये रेस्ट में था, अब बाद में विस्फोट होकर के 2 पार्टिकल में बदल गया, इसका मतलब क्या हुआ? का मोमेंटम कंजर्व होगा, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लिखिएगा P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल में ये कैपिटल मास है जो रेस्ट में था, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, लेकिन फाइनल में ये 2 मास में डिवाइड हो गया है, एक m1 में और एक m2 में, तो m1 v1 आप प्लस m2 v2 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग होगा तो दोनों का वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। लेकिन यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि m1 v1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 होगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो एक पार्टिकल अगर इधर भागा तो दूसरा पार्टिकल को हर हाल में इधर भागना पड़ेगा। और सिंपली ये बात हम पहले से भी समझते हैं, ऐसा कि नहीं समझते हैं। और तब तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर ये वैल्यू आ गया था, लेकिन इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं कि मोमेंटम जो होगा पहला पार्टिकल का वो दूसरे पार्टिकल के बराबर होगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होगा, ये बता रहा है। लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ में कहता है दोनों का वेवलेंथ का रेशियो बताए, तो λ1 बाई λ2 लिखेगा, तो h बाई P1 तब P1 लिखिए सिर्फ, और h बाई P2 तब P2 लिखिए सिर्फ। और आपको मैग्नीट्यूड में ये बात पता है कि दोनों सेम है, इसीलिए 1:1 रेशियो आपका आंसर आ जाएगा। बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये कहना क्या चाह रहा था, आने की दोनों के मोमेंट वेवलेंथ का जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा। और सॉल्यूशन कैसे हुआ इसको समझ लीजिए। अब आते हैं 4 नंबर में। देखिए अभी अभी जो कंसेप्ट सिखाए हैं उसी कंसेप्ट से ये बनेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटोन। देखिए एक फोटोन है, ध्यान से सुनिएगा, 4 नंबर में टर्म को पकड़िए, एनर्जी जो है ये फोटोन का है और वही एनर्जी प्रोटोन का है, यानी काइनेटिक एनर्जी। ये फोटोन जो है ये वेव है और ये पार्टिकल है, ये बात समझ लीजिए, दोनों का एनर्जी सेम है, उसको मान लीजिए कि ई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एनर्जी ई दिया है। अब क्वेश्चन में कहता है एनर्जी ऑफ फोटोन ही लेट λ1 बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन। λ1 जो है डी ब्रॉगली ऑफ प्रोटोन है, यानी λ1 जो है रेशियो कर रहा है λ1 बाई λ2, यानी कि लेमडा प्रोटोन, λ1 प्रोटोन है तो लेमडा प्रोटोन आपको निकालना है एक्चुअल में इसका मतलब, और लेमडा क्या फोटोन,
इसका आपको रेशियो निकालना है। लेमडा 1 चूंकि प्रोटॉन के लिए है, प्रोटॉन और लेमडा 1 बाई लेमडा 2 रेशियो है, तो लेमडा 1 प्रोटॉन के लिए है, लेमडा 2 फोटोन के लिए है। और प्रोटॉन पार्टिकल है, इस बात को ध्यान दीजिए, प्रोटॉन क्या है आपका, पार्टिकल है। तो पार्टिकल का वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी बोले थे कि डी ब्रोगली से आएगा। और एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी वाला बात कीजिए, तो इसके लिए लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, आपका आया था लेमडा बराबर, अगर पार्टिकल है तो डी ब्रोगली एच बाई अंडर रूट 2m के, तो 2m के नहीं 2me लिखिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर ई से डिनोट किया। देखिए प्रोटॉन का भी एनर्जी वही था। और अभी अभी आप पढ़े हैं इनटू क्या, फोटोन के लिए क्या था, एच सी बाई था, एच सी बाई एनर्जी था, याद कीजिए एच सी बाई एनर्जी था। अब देखिए एच से एच कट गया आपका, एम और सी सब कांस्टेंट है। आई पर्सनैलिटी साइन का सिंबल में दिया, प्रोपोर्शनलिटी मतलब जो कांस्टेंट को छोड़ दिए, सिर्फ एनर्जी वेरिएबल है, तो एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, ये बात वो कह रहा है। तो यानी कि आप लिख सकते हो ऊपर एनर्जी और अंडर रूट नीचे एनर्जी बच गया, अगर पर्सनैलिटी साइन की बात करते हैं तो। यानी ई का पावर 1 माइनस हाफ, यानी ई का पावर हाफ योर आंसर होगा। आगे बात समझ में सभी लोगों को, देख लीजिए अच्छी तरह से, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम जो लिखे वो बात समझ में आया कि नहीं। बहुत सिंपल है। प्रियांशु समझ में आ गया आपको, बोलिए जल्दी से। नहीं बोलिएगा कोई बात नहीं है, मत बोलिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 8 नंबर प्रॉब्लम पर आते हैं। तो 8 नंबर प्रॉब्लम में क्या है उसको समझते हैं, है ना, ध्यान से। यानी कि इलेक्ट्रॉन विथ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑन अ टारगेट इन एक्स-रे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड एक्स-रे। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, पहले भी बता चुके हैं और जानते हैं, और अभी भी आपको इस बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोई मेटल है, मेटल के अंदर कोई आपका ऐसा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन है जो हाई वेलोसिटी के साथ आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 8 नंबर में, इलेक्ट्रॉन विथ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन अ टारगेट इन एक्स-रे ट्यूब। यानी इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले एक्स-रे प्रोडक्शन कैसे होता है उसको समझ लीजिए। जब हैवी मेटल सीजियम हो, ये सब हो, हैवी मेटल पर जब इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड से बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो आपका क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, और तब जो रेडिएशन शो करता है वही एक्सरे बनता है। इसके बारे में विशेष आपको एटम जब पढ़ाएंगे उसके बाद बता देंगे। लेकिन इसका वेवलेंथ लैम्डा है, इस इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा दिया, इसको फॉल करवाए हैं, यहाँ से एक्सरे निकला। तो एक्सरे जो निकलेगा उसका एनर्जी क्या होगा, जितना एनर्जी सी आई होगा, क्योंकि अपना पूरा एनर्जी इसको दे देगा। यानी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये हमको पता चला कि एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वही एनर्जी होगा किसका, अब वेवलेंथ लिखना, एक्सरे निकला, तो एक्सरे क्या है, फोटोन है। एक्सरे क्या है आपका, फोटोन है। एक्सरे यानी कि आपका फोटोन है, तो एक्सरे फोटोन हो गया, तब फोटोन का एनर्जी जो है आपका सेम है, ऐसा कहिए आप, सिंपल सा बात। क्योंकि एक्सरे ये जो है ना, एक्सरे जिसको लिखते हैं वो फोटोन है, लाइट का पार्ट है, यानी वो फोटोन है। ये बात यहाँ से समझना था, और इतना समझ में आ गया तो कहानी खत्म। कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड एक्सरे, कट ऑफ वेवलेंथ सब छोड़ दिए, आपको कहता है एक्सरे का वेवलेंथ निकालिए कि क्या होगा। तो फिर से यहाँ से पता चल गया कि एनर्जी दोनों का सेम है, तो एनर्जी सेम है, तो एनर्जी सेम है, तो ई बराबर यहाँ क्या लिखिएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालिएगा तो क्या निकालिएगा, देखिए आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसके बाद लिखेंगे ऑल्सो करके मैं लिख देता हूँ, लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है आपका क्या होता है, एच बाई अंडर रूट 2m के, 2m के बदले यहाँ ई लिखना है, एनर्जी लिखना है, बस इतना ही सोच लीजिए। यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है आपको, और इस पॉइंट पर लिखना है। एनर्जी ऑफ फोटोन का भी फॉर्मूला आपको पता है,
तो यहाँ से एनर्जी निकालिएगा तो दोनों तरफ पहले स्क्वायर कीजिएगा, और स्क्वायर कीजिएगा तो इधर से एनर्जी जब खींचिएगा इधर, तो क्या क्या हो सकता है वो सोचिए। पहले एच स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2m हो जाएगा, और लेमडा इलेक्ट्रॉन का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये एनर्जी ऑफ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है। और ई बराबर जो होता है, एक होता है एच बाई लेमडा, ये फोटोन के लिए होता है। फोटोन यानी एक्सरे के लिए ये फार्मूला होता है, याद कीजिए। लाइट के लिए ये एनर्जी का फार्मूला, और पार्टिकल के लिए ये एनर्जी का फार्मूला, यानी वेवलेंथ से रिलेटेड है। उस बात को आप समझ सकते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए आराम से। अब तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है, लेकिन यहाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ को लेमडा माना है और कट ऑफ वोल्टेज को लेमडा नॉट माना है। यानी क्वेश्चन में इसको लेमडा माना है, यानी लेमडा इलेक्ट्रॉन को ही ये माना, और जो एक्सरे निकला है इसके वेवलेंथ को लेमडा नॉट माना है। तो कोई बात नहीं है, हमको तो एनर्जी सेम करना है। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लिखेंगे निकाल करके, तो लिखेंगे एच स्क्वायर 2m लेमडा स्क्वायर, सीधा सीधा लिखेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन लिखेंगे तो hc बाई लेमडा नॉट लिखेंगे, जो क्वेश्चन में इंडिकेट करने के लिए कहा है वो। तो एक एच से एक एच कट जाएगा, लेमडा नॉट अगर इधर लिखेंगे तो ये सारा टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और एच से एच कट गया था, तो 2mc लेमडा स्क्वायर बाई क्या होगा आपका एच। दिस इज द योर कट ऑफ वेवलेंथ। यानी बात समझ लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर ये बात समझ में आ गया होगा कि लेमडा नॉट क्या है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है आपका 2mc लेमडा स्क्वायर बाई एच आ गया। तो सभी लोग को समझ में आ गया है, देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से कि कोई प्रॉब्लम है ये भी बतलाइए। अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोग क्या कीजिए, इसके आगे 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 12 नंबर क्वेश्चन बनाए बन जाइए। गया सर, बन गया। ठीक है, तो 13 भी बन गया। आगे बनाते जाइए और हम पीछे से बताते चलते हैं। लेकिन यही काम आप घर में कर लेते तो और मजा आता, पूरा क्वेश्चन बना हुआ रहता पहले से। चलिए तो आगे भी थ्योरी पढ़ा देंगे, है ना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन, और हम फिर से बता रहे हैं मॉडर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सोच लीजिए नीट में मॉडर्न से कम 10 से 12 क्वेश्चन आता है ना। या और यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा जैसा ये पूछा जा रहा है, जैसा बता रहे हैं आप लोग को। देखिए 12 नंबर में कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द nth ऑर्बिट, nth बोर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय, nth बोर रेडियस ऑफ ऑर्बिट r इज गिवन बाय क्या होगा। तो देखिए 12 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बोर के किसी भी nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। तो लेमडा बराबर h बाई एम भी हम जो लोग जानते हैं, ये बात तो आपको पता है। और एक हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है NH बाई 2 पाई होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H बाई 2 पाई होता है। और इस L में आपको M भी R छुपा हुआ होता है, तो NH बाई 2 पाई हो गया। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ फर्दर अगर लिखना चाहते हैं तो MV का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो R से डिवाइड हो जाएगा, और उसे MV के बदले वैल्यू यहाँ पुट किया, यानी H बाई NH, और 2 पाई R जो था ऊपर चला जाएगा। देख लीजिए NH बाई 2 पाई, यानी 2 पाई R बाई N जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ का 2 पाई R बाई N, यानी कि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा। यानी रेडियस पता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आराम से वहां से निकाल सकते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ वहां से रिलीज कर रहा है। 12 के बाद है जो आपका 30 नंबर है, कहता है मास ऑफ 2 पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मास ऑफ 2 पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर इन रेशियो 2:1, यानी ये मास का रेशियो दिया हुआ है। यानी 13 में कह रहा है कि m1 बाई m2 का रेशियो जो दिया हुआ है आपका 2:1 है,
जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है। तो कहता है देन देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आर इन द रेशियो। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है आपको, λ1 बाई λ2 निकालना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द रेशियो निकालना है कि आखिर क्या होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में आपको काइनेटिक एनर्जी और मास के टर्म में अगर फॉर्मूला लिखेगा तो एच इसका लिखाइएगा √2m k, 2m1k1, और फिर वही लिखिएगा h बाई √2m2k2। तो देखिए h सब k2 सब कट जाएगा, आने आपको फॉर्मूला आ गया λ1 बाई λ2 इक्वल टू √m2 बाई m1, और आपको m1 बाई m2 2:1 था, तो ये हो गया √1:2 रेशियो। ये आंसर हो जाएगा आपका 1:2 रेशियो, आने की डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए इसके बाद है जो आपका 14 नंबर प्रॉब्लम है। कहता है फॉर अ गिवन काइनेटिक एनर्जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कहता है गिवन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या समझे आप। इसका मतलब ये हुआ गिवन का मतलब सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है। जब सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है तब 14 में ध्यान दीजिए। अब लेमडा बराबर h बाई √2m k, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, h सबका कांस्टेंट है, आने की लेमडा जो हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ मास हो गया पार्टिकल। अब आपको ये देखना है जिसका मास ज्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा होगा। अब गौर से समझ लीजिए अब क्या होगा। कहता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है, स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका है। तो देखिए हम स्मॉलेस्ट डी ब्रॉगली, जिसका मास कम उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा, तो सबसे ज्यादा लेमडा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि लेमडा का इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। उसके बाद प्रोटॉन का मास होता है, तो लेमडा प्रोटॉन जो होगा ये होगा, फिर उससे ज्यादा होता है लेमडा ड्यूट्रॉन का होता है। लेमडा क्या होता है, ड्यूट्रॉन का होता है, सॉरी न्यूट्रॉन का। एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। फिर लेमडा जो है ड्यूट्रॉन का होता है, और लेमडा फिर अल्फा पार्टिकल का होता है। जिसका मास सबसे ज्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम। अब हम रेशियो अरेंज कर दिए, और ये कल एग्जाम में पूछा है जेई मेन सुबह वाला शिफ्ट में, सुबह वाला शिफ्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। यानी समझ लीजिए यही रेशियो था, उसमें 4 को का अरेंज करना था, इसमें 5 को का अरेंज कर दिए हम। यानी कि आप समझ सकते हैं जिसका डी ब्रॉगली, जिसका मास ज्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, इनवर्स का रिलेशन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आप लोग 15 और 16 दो क्वेश्चन और बताएंगे, उसको ध्यान से देखिए, उसके बाद फिर बताते हैं। 2-3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। चलिए हम बता दें 15 और 16 यही बताना था। देखिए 15 और 16 अगर बनाते हैं तो ये भी क्वेश्चन ज्यादा कोई भारी नहीं है। आपको लेमडा प्रोटॉन और लेमडा अल्फा निकालना है, रेशियो है 15 नंबर में, और आपको दिया हुआ है दोनों को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करवाया गया है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो लेमडा प्रोटॉन और लेमडा अल्फा का रेशियो निकालना है आपको। तो देखिए आपको पता है कि H सेम होगा √2m/Q/Vs होता है, फिर H होता है, फिर √2qm/Vs होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 ये सब तो गायब हो जाएगा, H गायब होगा, पोटेंशियल दोनों का 100 दिया, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ 100 वोल्ट से, वो भी गायब हो जाएगा। आपको लेमडा प्रोटॉन बाई लेमडा अल्फा का जो रेशियो बचेगा वो क्या क्या बचेगा, क्वेश्चन देने के बाद, जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद की बात कर रहे हैं। तो मास, चार्ज गुने मास किसका, प्रोटॉन का, और चार्ज गुने मास किसका, आपका, सॉरी ये प्रोटॉन का नीचे होगा क्योंकि प्रोटॉन वाला यहाँ हो जाएगा, प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा का ऊपर हो जाएगा क्योंकि अल्फा ऊपर चला गया था। यानी ऐसा क्वेश्चन में हो जाएगा। अब आप सोचिए कि आपको पता नहीं है क्या, मास अल्फा का जो चार्ज होता है वो 2 होता है, क्योंकि He++ को अल्फा कहते हैं। मास जो होता है 4 होता है, प्रोटॉन का ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, यानी कि आ गया आपका
8 अंडर रूट में था, 2√2 आ गया आंसर आपका। वैसा ऑप्शन दिया ने नियरेस्ट इंटीजर कह रहा है 1.414 होता है, तो 2.828 होगा। इसका नियरेस्ट इंटीजर कितना लिखिएगा, लगभग 3 लिखिएगा, है ना। तो आपका ये जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। यहाँ का क्वेश्चन जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा। If m is the mass of an electron and c the speed of light, the ratio of wavelength of photon of energy E to that of electron of the same energy। अभी तो क्वेश्चन ये इस तरह का बनाए हैं, mass of an electron, if mass of an electron and c the speed of light, the ratio of wavelength of photon of energy E to electron of the same energy क्या होगा, ये आपको बताना है। बन गया है सर। बन गया है, और ऐसे भी इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगा दीजिएगा। देखिए इसका क्वेश्चन पूरा बना लीजिएगा, जो बचा हुआ हमसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो भेजे हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, मतलब ये टॉपिक अब हम लोग को चलेगा जो सबसे पहला पेज पर होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को देखते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। इतना बात समझ में आ गया है। बन गया, फार्मूला सब याद होना चाहिए, बस इतना ही याद रखिए। अगले क्लास में सब ट्रिक वाला भी फार्मूला पूछेंगे और उसका भी फार्मूला सभी लोगों से। देखिए अगर बात गौर से समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग समझना चाहते हैं क्या, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका थोड़ा सा बात पहले समझे थे, लेकिन अभी पूरा समझ लीजिए, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है उस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। देखिए फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई मेटल है ना, मेटल चूंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है, मेटल प्रॉपर्टीज मेटालिक प्रॉपर्टीज, और उसमें सीजियम सबसे पहले देता है। ये सब बात पहले समझ लिए हम लोग कि सीजियम का मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होगा जहां तहां, अगर कोई फोटोन आकर के इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसका खोज हर्ज ने किया था। किसने किया था, हर्ज ने किया था। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन दिया था आपका आइंस्टीन ने। एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने समझाया क्या लोगों को कि अगर कोई भी मेटल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, एटम के अंदर। एटम के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन, और मेटल लीजिएगा और जितना मेटल हैवी लीजिएगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होता है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मेटल था, ये भी मेटल का है, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं तो आपका घूम रहा होगा ये ऑर्बिट में। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ लगाइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो आपका बताइए स्पीड तो बहुत ज्यादा होता है, 10⁶ मीटर पर सेकंड के आसपास स्पीड होता है सबका। अब क्या फोटोन आएगा तो ये टकरा ही जाएगा फोटोन इससे। अब कैलकुलेशन सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर इधर से फोटोन आया तो फोटोन पार्टिकल का रूप होता है, क्या इससे टकरा ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। तो बात समझिए, अगर फोटोन इससे टकरा नहीं रहा है तो हम बताने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए। अगर फोटोन आपका टकरा नहीं रहा है तो इसकी गारंटी किसे लगेगी कितना फोटोन आएगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए संभावना, मतलब अंदाजे लाठी चलाने वाला बात हो जाएगा। अंदाजे मतलब समझ रहे हैं ना, जब निशाना नहीं लगे तो एक के बाद 10-20 को उठा के फेंक दीजिए, कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। और तब इसके लिए टर्म आया इंटेंसिटी। इसके लिए फोटोन इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी
मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन होता है, नंबर ऑफ फोटोन होता है। पहले समझने के लिए सब लिख रहे हैं, बात समझ लीजिए। इंटेंसिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फोटोन। जितना ज्यादा फोटोन आएगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, तो इलेक्ट्रॉन से टकराने की संभावना बढ़ जाएगा। नहीं, मान लिया कि एक वो पत्थर उठा के किसी पर फेंक रहे हैं, तो एक पत्थर देखो उस साइड हो गया तो लगेगा नहीं। आप 10-20 उठा के बार फेंक दीजिए, कोई ना कोई तो लगेगा। तो वही बात यहाँ है, जितना ज्यादा फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन से टकराने की संभावना उतना ज्यादा बनेगा। अब मान लेते हैं कि फोटोन टकरा गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा? ये सोचिए, अगर फोटोन टकरा तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा? क्योंकि इसके पास जो है न्यूक्लियस के साथ ही बंधा हुआ, इसके पास एनर्जी है। एटम अगर कहीं है तो उसके पास एनर्जी तो होगा कि नहीं होगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी उसके साथ बंधा हुआ है। मान लेते हैं इसका एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी है जो माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस में होता है एनर्जी एक्चुअली। अब देखिए ध्यान से, फोटोन आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इससे टकराने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उधर से फोटोन आएगा, तब ये निकलने की संभावना इसकी बनेगी। और तब कह सकते हैं आप कि आने वाले फोटोन का एनर्जी हर हाल में जितना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है उसके इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी निकाल पाएगा। कैसे निकाल देगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट? तो एनर्जी तो उतना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, जो फोटोन आता है उसको इंसिडेंट एनर्जी कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के साथ जितना एनर्जी रखता है बांध करके, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। तो टर्म को समझिए, वर्क फंक्शन नाम है केवल, लेकिन ये भी एनर्जी है। वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट किया जाता है और उसको लिखा जाता है hc/λ, और h न्यू एनर्जी का ही फॉर्मूला। लेकिन चूंकि वर्क फंक्शन है तो यहाँ स्पेशल नाम दे दिया जाता नॉट लगा करके, और इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे समझते होंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब होता है कि मिनिमम उतना लेने के बाद ही वो वर्क करेगा, उसका काम होगा। तो देखिए, इसको डिफाइन भी करते हैं। और एक होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन आने की ई बराबर, ये क्या होता है? hc/λ होता है और h न्यू होता है। देख लिए ध्यान से, ये hc/λ होता है और h न्यू होता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन पहले टकराएगा तब ना, सॉरी, फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तब ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक प्रोबेबिलिटी यहाँ लगाना है। दूसरा कि आने वाले का एनर्जी हर हाल में इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से। यही इसमें दो लॉ है। यानी लॉ आपको बोर्ड में पूछेगा, राइट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछेगा बोर्ड में, राइट आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो सबसे पहला तो ये वाला लिखा जाता है इंटेंसिटी वाला, कि आपका देखिए ध्यान से बात समझ लीजिए, कि इन नंबर ऑफ फोटोन जितना ज्यादा आएगा उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना बनेगा। और दूसरा ये कि आने वाले का एनर्जी जो है इसके वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए, तभी निकल पाएगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। इस बात को समझ लीजिए, यानी यही दो लॉ है। और बाकी जो कॉपी दिए हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जो आपको भेजे हैं पीडीएफ जो आपके पास है उसमें सब कॉपी में बड़े आराम से लिखा हो। पहले यहाँ समझ लीजिए बात को, तो इक्वल और ग्रेटर होगा, ये दो चीज यहाँ पर आपको समझना है। अब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या होता है उसको समझना है। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल में डिफिनीशन ये है कि मिनिमम एनर्जी हैविंग फोटोन which able to emit an electron from free surface of metal।
फ्री सरफेस ऑफ मेटल पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको मिनिमम कितना एनर्जी दें कि ये बाहर निकल जाए, कोई काम हो जाए, उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी मिनिमम एनर्जी कितना दें कि इलेक्ट्रॉन के फ्री सरफेस मेटल के फ्री सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो आने वाले इंसिडेंट फोटोन को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, यानी वो कोई काम कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इसलिए वर्क फंक्शन कहलाता है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर डिफाइन करना है तो उसी तरह डिफाइन करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हैविंग फोटोन विच एबल टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ मैटर। क्योंकि एनर्जी अगर मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगा। लेकिन थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ में क्या लिखेंगे? उल्टा, मैक्सिमम वेवलेंथ हैविंग फोटोन which able to emit an electron from free surface of metal is known as threshold wavelength। अब बाकी तो समझ में आ ही गया। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा? अगर आने वाला का एनर्जी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से ज्यादा निकला तो आपको आने वाला का एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइएगा, वर्क फंक्शन, और जो बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। यही तो एक इक्वेशन है, और इसी इक्वेशन पर सारा फॉर्मूला बनेगा आपका, सारा क्वेश्चन बनेगा इसी इक्वेशन पर। यानी यही एक इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक का। इसी को कोलैबोरेट कीजिएगा तो एच न्यू लिखिएगा, एच न्यू नॉट लिखिएगा, और ई इंटू वी एस। अभी अभी पढ़ रहे थे डी ब्रोगली में ई वी एस, और स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज जो टर्म था उसकी हम बात कर रहे थे। आए बात समझ में? अब यहाँ पर अगर इसको लिखिएगा एच सी बाई लेमडा तो ये होगा एच सी बाई लेमडा नॉट, और प्लस होगा ई वी एस होगा। आपको फार्मूला मेनली एक ही को याद रखना है, बाकी उसे कन्वर्ट कर देना है। और ये जो लॉ था कि इंटेंसिटी जो ज्यादा आएगा तब निकलेगा, तो इससे कोई आपका प्रॉब्लम नहीं बनने वाला। ये सिर्फ एक ग्राफ होगा कि फोटो करंट जो होगा, फोटो करंट जो होगा आपका, और इंटेंसिटी जो लाइट का गिर रहा है उसका ग्राफ होगा एक स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आने की कोशिश होगा उतना ज्यादा करंट होगा। मेनली प्रॉब्लम इसी पर बनेगा। यही था फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन तो बताइए। थ्रेशोल्ड एक बार फिर से बताइए ना। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कोई काम करने के लिए। ये इसका एक मीनिंग होता है। देखिए केमिस्ट्री में रिएक्शन जब होता है ना, तो जब तक थ्रेशोल्ड वैल्यू को नहीं प्राप्त कर लेता है तो रिएक्शन प्रोडक्ट में चेंज करना शुरुआत नहीं करता है। उसी से यहाँ पर मीनिंग है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होगा, वह फोटोन जिसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन से टकराए तो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को, यानी वह फ्रीक्वेंसी हैविंग फोटोन को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जबकि वेवलेंथ में उल्टा लिखा जाएगा कि वह मैक्सिमम वेवलेंथ हैविंग फोटोन जो कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हो उसको कहते हैं आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। इसमें मैक्सिमम वर्ड लगाना है, उसमें मिनिमम लगाना है, क्योंकि एनर्जी का बात है, ठीक है। तो अब छुट्टी, क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो रहा है ना। और क्वेश्चन बना लीजिएगा जहां मन करे तहां तक, क्योंकि अगले क्लास में पहले थ्योरी थोड़ा सा पढ़ाएंगे और तब फिर आपका न्यूमेरिकल चलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल का थ्योरी सब पढ़ा दिया, ग्राफ वाला क्वेश्चन छोड़ के सब बना लीजिएगा, ठीक है।